तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके क्लास 9th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th का सेकंड चैप्टर रहेगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपको पता होगा कि आपके क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में 2 स्टोरीज गिवन है। आपको 2 stories have been given in your second chapter. Now first is named, अब पहले वाले का जो नाम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? पहले वाले का क्या नाम रहेगा? पार्ट 1 जो हमारा रहेगा उसका नाम रहेगा एवलिन ग्लेनी। क्या रहेगा? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सर एवलिन ग्लेनी सुनती तो है, एवलिन ग्लेनी सुनती तो है, लेकिन क्या? आवाज को, लेकिन क्या करते हुए? विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने। एवलिन ग्लेनी आवाज को सुनती तो है लेकिन बिना सुने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या नौटंकी है, सर ये क्या बात हुई? सर एवलिन ग्लेनी सुनती तो है लेकिन बिना आवाज को सुने, क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल करके दिखाया था एवलिन ग्लेनी ने। चलिए यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पर एवलिन ग्लेनी के बारे में बताने जा रहा हूं। अब हम लोग एवलिन ग्लेनी के बारे में फटाफट से पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने वाइड व्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा, तो प्लीज जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस चैप्टर में हमारी 2 स्टोरी गिवन थी जैसा कि मैंने बताया था। पहला, अब इसमें जो पहली वाली थी वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एवलिन ग्लेनी के ऊपर। और जो सेकंड वाली स्टोरी है वो हमारी किसके ऊपर आएगी? वो है हमारी बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर। चलिए, तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एवलिन ग्लेनी को कवर करने वाले हैं, फटाफट से कवर करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कैप्शन दिया रहता है, जैसा कि आपको पता है हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, हर चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले सब क्या रहता है? एक कैप्शन दिया रहता है जिसका नाम होता है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है। ये पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ था कि गॉड मे हैव टेकन, गॉड मे हैव टेकन, हो सकता है कि ईश्वर ने ले लिया हो। क्या ले लिया हो? उनकी हियरिंग को ले लिया हो, उनकी सुनने की क्षमता को ले लिया हो, उनकी सुनने की क्षमता को ले लिया हो। बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन उन्होंने वापस भी किया है, उन्होंने वापस भी किया। उन्होंने किसने? गॉड ने। किसने? गॉड ने। यार मैं, उन्होंने वापस भी किया है। क्या वापस किया है? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस किए हैं। कहते हैं कि भगवान अगर आपसे, अगर ये ईश्वर आपसे अगर इतनी सी चीज अगर लेता है तो आपको इतनी सारी चीजें देता है। कहते हैं कि अगर आप 1 कदम उसकी तरफ चलाते हैं तो ईश्वर आपकी तरफ 10 कदम चलाता है। चलिए भैया, कहना कि गॉड में हैव टेकन अवर हियरिंग बट ही हैज गिवन अस बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हाट वी हियर। हम जो सुनते हैं, हम जो सुनते हैं, सी फील्स, वो क्या करती है? वो महसूस करती है, और वो भी कितना? फार मोर, फार, उतना महसूस करती है जितना हम भी नहीं कर सकते। सर सुनने वाला भी उतने अच्छे से महसूस नहीं कर सकता जितने अच्छे से एवलिन ग्लेनी महसूस कर सकती थी। भैया एवलिन ग्लेनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एवलिन ग्लेनी एक म्यूजिशियन है, एक ऐसी म्यूजिशियन जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो अपने शब्दों को इतने अच्छे से एलैबोरेट करते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि इतने अच्छे से म्यूजिक को पकड़ते हैं कि शायद सुनने वाला भी ना पकड़ पाए। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे इसके आगे मैं बताता हूं कि भैया किस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। तो देखो, अब यहां पे लिखा था कि डीपली देन एनी ऑफ अस, और उतना गहराई से महसूस करती हैं जितना हम भी नहीं कर सकते। देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से भी ज्यादा, ये नहीं। एंड दैट इज व्हाई, इसीलिए सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, वो बहुत अच्छे से म्यूजिक को एक्सप्रेस करती हैं सो ब्यूटीफुली। कैसे? बहुत ही ब्यूटीफुली म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती है या करती हैं। चलिए यहाँ के फिर इसके बाद में यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा था। चलिए, रीड द फॉलोइंग अकाउंट, इस अकाउंट को पढ़ते हैं। ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के अकाउंट को पढ़ते हैं, और पर्सन कौन? एवलिन ग्लेनी, है ना। चलिए बॉयज, तो यहाँ पे लिखा था हु फॉट, जिन्होंने लड़ी या जो लड़ी। एवलिन ग्लेनी जो थी जिन्होंने फाइट की अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, एक शारीरिक डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी इन्होंने क्या करा कि उससे लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और भैया हार माने भी क्यों?
सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया हार माने भी क्यों, अगर मैं उससे लड़ सकती हूं तो फिर मैं हार मानू भी क्यों। अब यहां पे लिखा था एंड मेड हर लाइफ, और अपनी इतना ही नहीं और अपनी जिंदगी को बनाया, क्या बनाया, एक सक्सेस स्टोरी। और सक्सेस स्टोरी एक बहुत ही सफल कहानी को मैं तब्दील कर दिया, बदल दिया, या फिर एक सक्सेस स्टोरी बना के इस दुनिया को रिप्रेजेंट किया। चलिए यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये चैप्टर की थोड़ी बहुत थीम समझ में आ गई होगी कि हाँ इस चैप्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, एवलिन ग्लैनी होगा। एवलिन ग्लैनी जो है वो क्या करती है, सुन नहीं पाती है लेकिन म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो लड़की सुन ही नहीं पाती वो म्यूजिक को एक्सप्रेस किस तरीके से कर सकती है। तो वही तो बताने वाला हूं, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, वही बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और यहां से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में लगभग शायद 10 पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे लिखा था कि रस आर क्राउड्स, क्या लिखा था, रस आर क्राउड्स। अब रस आर का मतलब होता है कि यार जितने भी जो हमारे मतलब ऐसा समय जो हमारा बहुत ज्यादा फिक्स होता है, बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो यहाँ पे लिखा था कि रस आर अपने उन मतलब बिजी समय में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं बिजी को, समझ गए ना। चलिए यहाँ पे अपने उस बिजी समय में जो क्राउड था वो क्या कर रहा था, जॉसल फॉर पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा था। वो भी कहां पे, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कहां पे, एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था और उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जो लोग भाग थे वो भीड़ पे भाई साहब क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जॉसल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जॉसल कर रहे थे। जॉसल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे लिखा है जॉसल का मतलब होता है पुश रफली। तो ये धक्का मुक्की कर रहे थे काय के लिए, अपनी पोजीशन लेने के लिए, एक अच्छा सा ठीक सा स्थान लेने के लिए। अच्छा हम लोग भी तो करते हैं यार, हम लोग भी तो करते हैं। जब हम लोग स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन पर जाते टाइम पर फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे होते हैं बैठने के लिए कि यार सही जगह मिल जाए तो फिर हमारा काम चल जाएगा और थोड़ी सी हमारी यात्रा जो है, हमारी ट्रैवलिंग जैसी हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। चलिए इतना ही नहीं, इतने में क्या हुआ कि भाई साहब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सभी लोग क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, जॉसल कर रहे थे, काहे के लिए, पोजीशन के लिए कर रहे थे। लेकिन इतने में हुआ ये, अ स्लाइट गर्ल, एक बहुत ही छोटी सी दुबली सी पतली सी लड़की वहां पर खड़ी थी और कर क्या रही थी, एंड लुकिंग यंगर देन हर 70 years, जो दिख रही थी कितने से, सिर्फ 17 साल से भी छोटी लग रही थी, 17 साल से भी छोटी दिख रही थी। उनकी उम्र जो थी वो 17 की भी नहीं हुई थी, 17 की भी नहीं हुई थी। अकेले स्टेशन पर खड़ी हुई थी एक लड़की, वॉज नर्वस, कैसी थी, थोड़े नर्वस भी थी, और नर्वस नहीं लेकिन नर्वस के साथ साथ येट एक्साइटेड, वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी। क्या थी, थोड़ा एक्साइटेड भी थी, थोड़ा यार मजा भी आ रहा था। लेकिन किस चीज के लिए, ऐसा क्या होने वाला था, ऐसा क्या होने वाला था कि सर ये एक्साइटेड थे। तो पता है वो एक्साइटेड क्यों थे, वो एक्साइटेड इसीलिए थे क्योंकि यहाँ पे लिखा था एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, क्योंकि वो क्या कर रही थी, क्योंकि वो उस वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही थी ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो भी कौन से वाइब्रेशन को, किस वाइब्रेशन को, सर आने वाली ट्रेन का, जो आने वाली ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन का जो वाइब्रेशन हो रहा था। जैसे मान लो जब कोई ट्रेन आती है ना तो प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, हल्का सा वाइब्रेशन होता है, सेम वही। तो जो आने वाली जो ट्रेन थी और उस ट्रेन का जो वाइब्रेशन आ रहा था, तो ट्रेन के आने से जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को वो क्या कर रही थी, फील कर रही थी। और फील कर रही थी तो उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, वो एक्साइटेड भी थे। क्या थे, एक्साइटेड थे। अब यहाँ पे लिखा था इट वॉज हर फर्स्ट डे, लेकिन नर्वस क्यों थे, नर्वस वो इसीलिए थे क्योंकि वो उनका ये पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी। प्रेस्टिजियस को बेटा यार हिंदी में हम लोग बोल रहे होते हैं प्रतिष्ठित, जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित होता है, बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो यार ना कि ये उनका पहला दिन था, वो भी कहां पे, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। सर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो उनका पहला दिन था। यार एक बात बताओ, दुनिया में अगर मुझसे ही ये कहा जाए कि आपको दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाना है यार, तो मैं कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस तो आ ही जाएगी, मैं थोड़ा तो नर्वस हो ही जाऊंगा, है ना। सेम वही है, यहाँ पे तो उल्टा ही सिस्टम है। ये उनका पहला दिन था, वो भी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, जो दुनिया में टॉप मोस्ट म्यूजिक, जो जितनी भी म्यूजिक कंपनीज बनी हुई हैं उन म्यूजिक कंपनीज में सबसे अच्छी कंपनीज में इसका नाम है।
म्यूजिक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है जो कहां पे लोकेटेड है, जो लंदन में यानी लंदन में लोकेटेड है। इज दैट क्लियर? और इतना ही नहीं भैया, पहला दिन था, हुआ क्या? एंड डॉन्टिंग इनफ। अब डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है भैया? देखो यहां पे लिखा हुआ था, डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग। क्या होता है? फ्राइटनिंग, डरना। अब यार ना कि डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। सर सिंपल सी बात है, किसी भी टीनेजर के लिए ये यार डरने वाली बात होगी। किसी भी टीनेजर के लिए ये डरने वाली बात होगी, क्योंकि वो फ्रेश है फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि एक स्कॉटिश फार्म से आई हुई है टीनेजर लड़की। सर कोई भी टीनेजर अगर आएगा और इतने बड़े स्टेज पर अगर परफॉर्म करने जाएगा, ऑडिशन देने जाएगा, तो सिंपल सी बात है नर्वसनेस तो होना लाजमी है। ओके ना? इसके बाद में यहां पे लिखा था, हम आगे चलते हैं, यहां पे लिखा था बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये जो मन में सोच की आई है लड़की के यार मुझे म्यूजिशियन बनना ही बनना है। तो एस्पायरिंग का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो मन में सोच कर आई है कि भाई मुझे म्यूजिशियन बनना ही है। देखो यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ था, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। एक ऐसी लड़की या एक ऐसा व्यक्ति जो क्या बनना चाहता है? एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो वो जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन ये चैलेंज उसके सामने बहुत छोटा था कि भैया उसको सुनाई नहीं देता है, वो एक अकेले प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, लेकिन अचानक से ट्रेन आ रही है और ट्रेन का वाइब्रेशन आ रहा है और उस वाइब्रेशन को फील कर पा रही है तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी है। लेकिन इससे भी बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये था उनके लिए, वो क्या? वो चैलेंज ये था कि देन द मोस्ट सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ कि वो कंप्लीटली डेफ थे। सी वॉज प्रोफाउंडली मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। डेफ का मतलब क्या होता है? जिसको सुनाई नहीं देता, है ना? जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भैया बहरे। क्लियर हो गया? भाई ये तो डेफ पर्सन है, ये तो डेफ पर्सनैलिटी है, ये तो बहरा आदमी है ना? तो वही है। यहां पे लिखा था सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, लेकिन वो कंप्लीटली तरीके से क्या थे? वो कंप्लीटली पूरे तरीके से डेफ थे। और ये उनका दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज था उनके लिए, एवरिन ग्लैनी के लिए। यार हमारे सामने अगर ऐसा कोई चैलेंज आ जाएगा ना तो हम थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं घबराए हैं। देखते हैं आगे हुआ क्या। चलिए आगे देखते हैं हुआ क्या। आगे यहाँ पे हुआ क्या, चलिए आगे यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या था सर की, ये स्टोरी किस तरीके से कंटिन्यू करती है, किस तरीके से चलती है, कहां से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो स्टोरी है वो थोड़ी सी स्किप कर गई है भैया साहब। अब यार ना कि ये जो है थोड़ा ट्रेवल करती हुई कहां चली गई है? पास्ट में चली गई है, और यहां से हमारे एवलिन ग्लैनी की स्टार्टिंग होने वाली है। चलिए हम लोग अपने पहले पैराग्राफ पे वापस फिर से आ जाएंगे 17 ईयर्स पे, है ना? ये फिल्म आप तो ये समझ लो यार एक मूवी चल रही है जिसमें अचानक से एक सीन स्टार्ट हुआ, एक लड़की खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ये एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है, लेकिन अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा पहुंचता है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा था एन एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग। एवलिन ग्लैनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग है, यानी कि जो सुनने की जो क्षमता है वो चली गई थी। सर कैसे? हैड बीन ग्रेजुअल। इनकी जो सुनने की क्षमता थी वो ऐसे नहीं है कि भैया अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अचानक से सुनने की क्षमता चलेगी, आंखों के देखने की रोशनी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एवलिन ग्लैनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग थी वो हैड बीन ग्रेजुअल, वो ग्रेजुअली रूप से हुई थी, मतलब धीरे धीरे करके ये जो इनकी लॉस ऑफ हियरिंग है वो आई थी। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा था हर मदर रिमेंबर्स। इनकी माँ को एक बार ये याद है क्योंकि उन्होंने एक बार ये नोटिस किया था। उन्होंने क्या नोटिस किया था? अच्छा इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाऊं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एवलिन ग्लैनी की माँ का एक इंटरव्यू लिया था। जब एवलिन ग्लैनी बहुत ज्यादा फेमस हो गए तो उनकी माँ को बुलाया गया, भैया उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो उन्होंने अपने लाइव इंटरव्यू में ये बताया था कि एवलिन ग्लैनी की ये जो लॉस ऑफ हियरिंग है, ये जो मैंने क्या करी थी, मैंने भी धीरे धीरे करके नोटिस करी थी। मैंने पहली बार नोटिस कब की, तो वो बता रही है कि हर मदर रिमेंबर्स, उनकी माँ को याद है कि नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। उन्होंने नोटिस किया था यार कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कब किया जाना? व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब सिर्फ 8 साल की एवलिन, सिर्फ 8 साल की एक 8-year-old गर्ल, सर सिर्फ एक 8 साल की लड़की एवलिन वाज वेटिंग,
और जब ये 8 साल की, so when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, तो उनकी मम्मी ये बताती है कि जब मैंने पहली बार इसको नोटिस किया तो हुआ क्या, घर में एक फंक्शन था, घर में इनके क्या था, एवलिन के भाई तो 3-4 भाई बहन भी हैं, है ना, ये लोग मिलके 3-4 भाई बहन भी हैं, तो क्या कर रहे थे, एक एक करके सभी को पियानो बजाना था। अब हुआ ये कि सबकी जो बारी आ रही थी, सबका टर्न जो आ रहा था वो 1 by 1 आ रहा था। हुआ क्या, हुआ ये कि when the 8-year-old एवलिन, जब से एक 8 साल की जो लड़की थी वो क्या कर रही थी, was waiting to play the piano, वो पियानो के बजाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इतने में हुआ क्या कि सबकी बारी हो गई, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसकी हियरिंग एबिलिटी धीरे धीरे कर जा रही हो, जिसे अपने मन में ही समझ में आ रहा है कि भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या मेरी सुनने की क्षमता थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, तो यार उसे टेंशन नहीं होगी यार, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, है ना। तो भैया उसे टेंशन हो रही थी, लेकिन जब टेंशन हो रही थी, लेकिन उसने अपने घर पे किसी से भी इस बात को शेयर नहीं किया। अब इतने में हुआ ये कि दे कॉल्ड हर नेम, उन सभी ने मिलकर क्या करा, उनके नाम को पुकारा, उन्हें बुलाया, एवलिन, एवलिन, अरे एवलिन सुनो तो यार। तो दे कॉल्ड हर नेम, बट हुआ क्या, एंड सी डिड नॉट मूव, लेकिन वो भाई साहब हिलनी तक नहीं, उन्होंने कोई भी रिएक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी नहीं किया। सर हुआ यहां पर यह कि भाई साहब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं हिले, सी डिड नॉट मूव, एंड आई सडनली रियलाइज्ड, तब उनकी मां ये बताती हैं कि तब जाकर मुझे ये पहली बार एहसास हुआ कि सी हैड नॉट हियर्ड, यार इस लड़की ने तो सुना ही नहीं है। यार रिएक्शन तो तब देना जब ये लड़की सुने, एक्चुअली में इस लड़की ने कहीं सुना नहीं है, सी हैड नॉट हियर्ड, उसने सुना ही नहीं है। और इस बात को बताने वाली कौन थी, इस बात को बताने वाली थी आइजेबल ग्लैनी। कौन नाम था, क्या नाम था, आइजेबल ग्लैनी। चलो इससे ये भी क्लियर हो गया कि एवलिन ग्लैनी की जो मम्मी है, एवलिन ग्लैनी की जो माता जी का नाम है वो क्या है, आइजेबल ग्लैनी है। क्लियर। अब वो यहां पर ये फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़े समय के लिए हुआ यहां पर ये कि एवलिन मैनेज्ड टू कंसील का मतलब होता है छिपाना, है ना। जैसे तैसे करके कुछ समय के लिए एवलिन ने क्या किया, मैनेज किया छिपाने में। क्या छिपाने में, हर ग्रोइंग डेफनेस, अपनी बढ़ती हुई उस डेफनेस को उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने स्कूल से, अपनी सोसाइटी से अपनी छिपाने में उन्होंने क्या कर, जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। देखिए यहां पे लिखा था किससे, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से उन्होंने जैसे तैसे करके उसको मैनेज कर लिया और किसी को भी नहीं बताया कि भाई मेरी जो डेफनेस वो बढ़ती जा रही है। अब हुआ यहां पर ये, इसके बाद में बट, लेकिन हुआ क्या, बट हुआ ये, बट बाय द टाइम सी वाज 11, लेकिन जब ये लड़की या जब ये एवलिन ग्लैनी जो है वो 11 साल की हुई, लेकिन जब ये 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड, उनके जो मार्क्स थे, उनके जो नंबर थे वो डेटोरिएट हो रहे थे, धीरे धीरे कर क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। डेटोरिएट का मतलब होता है कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, है ना। तो भैया क्या हो रहा था, डेटोरिएट होते जा रहे थे। एंड हर हैड मिस्ट्रेस, इतने में क्या हुआ, क्या भैया नंबर कम हो रहे हैं, यार एक्चुअली में नंबर कम होंगे ही होंगे यार आप खुद सोच के देखो कि जिस लड़की को सुनाई ही नहीं दे रहा, भाई टीचर पढ़ा रहा है, भाई टीचर पढ़ा रहा है, वो तो अपने आप की जो अपनी जो डेफनेस है उसको क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। एवलिन ग्लैनी को सुनाई नहीं दे रहा कि भैया सामने वाला पढ़ा क्या रहा है, और जिस लड़की को सुनाई ही नहीं देगा तो वो नंबर्स कैसे लेके आएगी, सिंपल सी बात है ना भाई, लॉजिकल बात है। अब यहाँ पे लिखा था हेड मिस्ट्रेस, तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने क्या करा, अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, किनसे, उनके पेरेंट्स से। एवलिन ग्लैनी के माता पिता को बुलाया और उनसे बोला कि टू टेक हर, कि आप आइए और इनको लेके जाइए, आप इनको लेके जाइए। कहां लेके जाइए, टू अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। समझ में आ गया, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए, ठीक है। माता पिता ने भी बात मान ली, मम्मी पापा ने भी क्या किया कि एवलिन ग्लैनी को लिया स्कूल से, एवलिन ग्लैनी से स्कूल से लेने के बाद में वो क्या कर गए, स्पेशलिस्ट के पास चले गए। एंड इट वाज देन डिस्कवर्ड, और जब वो स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए तब जाकर यार ये पता चला, तब जाके ये पता चला कि दैट हर हियरिंग, कि उनकी जो सुनने की क्षमता है वाज सेवरली इंपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एक्चुअली में उनके कान में एक जो नर्व होती है वो क्या हो रही है, नष्ट हुए, वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी।
जिसके चक्कर में उनकी जो डेफनेस है वो क्या करती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पे अब देखो, मैं दोबारा फिर से कंटिन्यू करूं, दोबारा फिर पढ़ देता हूं। तब जाकर ये पता चला कि उनकी जो हियरिंग है, उनकी जो सुनने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कर सेवरली इंपेयर्ड हो रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जैसा कि क्या है, जैसा कि किसमें होता है, जब हमारी ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो जाती है, मतलब या फिर ये कहें कि एक हल्की सी नर्व डैमेज हो गई और वो धीरे धीरे करके जो नर्व और ज्यादा डैमेज हो रही है, मतलब और ज्यादा डेफनेस वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद में एंड दे वर एडवाइज्ड, यहां पर ये पैसिव वॉइस है, तब जाकर उन्हें क्या किया गया, एक सलाह दी गई। जो स्पेशलिस्ट होंगे उन्होंने क्या करा, स्पेशलिस्ट होंगे उन्होंने क्या करा, उनके माता पिता को ये सलाह दी कि दैट शी शुड बी फिटेड विथ hearing aids. She should be fitted. She should be fitted with hearing aids. तब उन्होंने बताया कि यार, तब उन्होंने एडवाइस करी है कि क्या एडवाइस की कि इस लड़की को क्या कर देना चाहिए, हेयरिंग एड्स दिलवा देनी चाहिए। मतलब कान में लगाने वाली जो मशीन होती है, जो एड्स होता है ना, तो उनको दिलवा देनी चाहिए। तो आप एक काम करो कि इनको हियरिंग एड्स दिलवा दो, मशीन लगवा दो कान में, तो ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं। एंड सेंट टू अ स्कूल, और एक ऐसे स्कूल में भेज दीजिए जहां पर कौन से बच्चे पढ़ते हैं, डेफ चिल्ड्रन पढ़ते हैं, जहां पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो फिजिकली कंप्लीट नहीं है, जो फिजिकली डिसेबल हैं, या फिर जिन्हें सुनाई नहीं देता है। इतना होने के बाद में, इतना जैसे ही उस लड़की ने सुना, क्योंकि देखो भैया 8 साल की उम्र है, सॉरी 11 साल की उम्र है, लेकिन 11 साल में उनके इशारों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा एवलिन को। लेकिन जब एवलिन को ये पता चला, व्हेन एवलिन केम टू नो दैट, क्या कि वो जीवन में कभी सुन नहीं सकते। अब यहां पे लिखा था एवरीथिंग सडनली, अचानक से सब कुछ लुक्ड ब्लैक, सब कुछ काला काला हो गया, अंधकार छा गया, कालापन छा गया। और ये बात किसने बताई थी, एवलिन ने खुद अपनी आंखों से या अपने कानों से, जब उन्होंने देखा और सुना, तब उन्होंने ये बताया था कि भैया, कि मुझे जब ये पता चला ना कि मैं कभी सुन नहीं पाऊंगी और मुझे सुनने के लिए हियरिंग एड्स लगाने पड़ेंगे, मुझे डेफ स्कूल में भेजा जा रहा है, उनकी आंखों के सामने सब कुछ काला काला छा गया। यहां पर हमारा ये सेकंड पॉइंट खत्म होते ही एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप लोग देख सकते हैं, हालांकि आपकी बुक में भी है, और यही है हमारी एवलिन ग्लैनी। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, और यहां से हमारा ये थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या होता है, चलिए थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलिए सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी शुड स्टार्ट अवर थर्ड पॉइंट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे लिखा था इतना हो गया, बट लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थे। एवलिन ने हार नहीं मानी, एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थे। एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। उन्होंने किया क्या, सो शी वाज डिटरमाइंड, बल्कि वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो गए, वो और ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गए कि भैया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, के जिएंगे तो नॉर्मल लाइफ जिएंगे, नहीं तो जिएंगे ही नहीं। इस जिंदगी से तो मर जाना ज्यादा बेहतर है। अरे यार एक बात सोच के देखो, अगर किसी की सहायता से ही जिंदगी जी, अगर हम किसी चीज पे डिपेंड ही हो गए, अब हियरिंग एड्स मेरे पास नहीं है तो वो लड़की सुन ही नहीं पाएगी। मतलब जिंदगी भर डिपेंड कर दो यार कुछ हियरिंग एड्स के ऊपर, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। उनने ये मन में ठान लिया कि जीऊंगी तो एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करूंगी, बढ़ाऊंगी, कायम है इन म्यूजिक। और ये भी टाल लिया कि अब अगर मैं अपना इंटरेस्ट आगे लेके जाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट है किसमें, म्यूजिक में, तो मैं अपने इस म्यूजिक के इंटरेस्ट को और ज्यादा परस्यू करूंगी, मतलब मैं इसे रोकूंगी नहीं भैया, मैं तो इसको आगे लेके जाऊंगी। ठीक है, अब वो यहाँ पे, एंड वन डे, एक दिन सी नोटिस्ड, एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की थी, वो क्या कर रही थी, प्लेइंग कर रही थी, किसको, एक जाइलोफोन को, वो एक जाइलोफोन को प्ले कर रही थी। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, सी वांटेड टू, कि वो भी चाहती थी प्ले करना, किसको, इट मतलब उस जाइलोफोन को, किसको, उस जाइलोफोन को। क्लियर हो गया। चलिए अगला वाला। अब यहां पे देखो तो उन्होंने भी मन में ठान लिया कि भैया मैं भी क्या करना चाहती हूं, मैं भी इस बढ़िया
मैं भी इस जाइलोफोन को प्ले करना चाहती हूँ, मैं भी इस जाइलोफोन को बजाना चाहती हूँ। चलो भैया फिर क्या होता है, इनने तो डिसाइड तो कर लिया। अब वो यहाँ पर ये वो हर टीचर के पास गए और हर टीचर के पास जाकर उन्होंने कहा कि मुझे जाइलोफोन सीखना है, मुझे जाइलोफोन सीखना है, कैन यू प्लीज टीच मी। तो उन्होंने कहा मुझे जाइलोफोन सीखना है। बट हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, लेकिन ज्यादातर जितने भी जो टीचर्स थे उन्होंने एनकरेज करने की बजाय उनको क्या करा, क्या किया, डिस्करेज किया। यार एक बात बताओ, आप हिम्मत नहीं बढ़ा सकते तो हिम्मत कम से कम तोड़ो तो नहीं। मैं आपको अगर हिम्मत नहीं दे सकता तो हिम्मत तोड़ने का भी हक नहीं है मुझे। अब यहाँ पे लिखा था मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, लेकिन ज्यादातर टीचर्स ने क्या किया, उनको डिस्करेज किया। बट हुआ क्या, परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये परक्यूशनिस्ट कौन होता है, तो भैया देखो मैं इस वर्ड को बहुत ज्यादा क्लियर कर देता हूं, वो इसके लिए क्योंकि ये वर्ड बार बार इस चैप्टर में आएगा। चलिए, तो परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला, एडीसी, मतलब एक ऐसा म्यूजिशियन जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में परफेक्ट होता है। कैसा होता है, परफेक्ट होता है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ना कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में जो परफेक्ट है ना, वो ये होता है परक्यूशनिस्ट। और जो एक से ज्यादा बजा लेता है उसे हम बोलते हैं मल्टी परक्यूशनिस्ट। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी परक्यूशनिस्ट। चलो भाई अब हुआ क्या, इतने में क्या हुआ कि एक परक्यूशनिस्ट थे, एक रॉन फॉब्स थे, एंड स्पॉटेड हर पोटेंशियल, जिन्होंने उनके पोटेंशियल को पहचाना, स्पॉट किया। एक बंदा होगा भैया, नाम था रॉन फॉब्स। अब रॉन फॉब्स क्या कर रहे थे कि बढ़िया आराम से उस लड़की को देखे जा रहे थे कि ये लड़की हर टीचर के पास आ रही है, लेकिन हर टीचर क्या कर रहा है, उनको डिस्करेज कर रहा है भाई, उनको हिम्मत देने की जगह उनकी हिम्मत को तोड़ रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके पोटेंशियल को स्पॉट किया, पहचान लिया कि हाँ ये लड़की कुछ ना कुछ तो कर सकती है, इस लड़की का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, इस पर अगर कोई ध्यान दे तो उन्होंने क्या करा, ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स। उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें म्यूजिक में आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दो लार्ज बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको क्या करा कि अलग अलग डिफरेंट नोट्स पर ट्यून करना स्टार्ट किया। भाई अलग अलग डिफरेंट नोट पर, कहीं धीरे कहीं तेज, कहीं धीरे कहीं तेज, कहीं धीरे कहीं तेज। तो क्या करा, उनने क्या करा, अलग अलग नोट पर उनको बजाना स्टार्ट किया। अच्छा देखो मैं सीन बताता हूँ, सीन क्या हुआ था। मान लो एवलिन ग्लैनी को उन्होंने यहाँ आगे खड़ा कर दिया और पीछे उन्होंने दो ड्रम लगा दिए। अब दो ड्रम लगा दिए, अब एक छोटा है एक बड़ा। उन्होंने क्या करा कि भैया सब बड़े बड़े जो ड्रम थे उनमें कहीं हल्का सा नोट, कहीं बहुत तेजी से मार दिया। तो क्या करा, अलग अलग नोट्स पर उन्हें बजाना स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया उन्होंने एक ही बात बोली, उन्होंने एवलिन ग्लैनी से एक ही बात बोली कि बेटा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से अपने कानों से मत सुनो, ही वुड से, उन्होंने कहा कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि आप इसे सुनने की कोशिश मत करो बल्कि सेंस करने की कोशिश करो किसी और तरीके से। ठीक है, इतने में अब सेज एवलिन, तब जाकर एवलिन ने एक बात बोली, इतना उन्होंने बोला, देखिए यहां से डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है, इट मींस ये जो वर्ड्स हैं वो किसके हैं, एवलिन ग्लैनी के हैं। ठीक है ना, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, ये डिटो वर्ड्स एवलिन ग्लैनी के ही हैं। और ये तो याद रखो, जब भी कभी इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट में अगर कहीं पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज आ रही है तो इसका मतलब वो डिटो वर्ड्स उसी वर्ड उस बंदे के हैं। तो यहाँ पे लिखा था सडनली आई रियलाइज, तब जाकर एवलिन ने कहती है मुझे अचानक से महसूस हुआ, ये रियलाइज हुआ दैट आई कुड फील द हायर ड्रम, कि मैं उस हायर ड्रम को फील कर सकती थी। आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं उस हायर ड्रम को फील कर सकती थी, वो भी कहां तक, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर तक। मतलब जैसे हायर नोट बजाओ, मतलब रॉन फॉब्स ने मिला के दिया ड्रम में, और जैसे ही दिया भाई उसका वाइब्रेशन कहां तक आया, ऊपर तक आया, वेस्ट के ऊपर तक। जब वेस्ट के ऊपर तक आया तो उन्हें समझ में आ गया कि यार ये जो नोट बजाया गया ना ये हायर नोट था। ठीक है, इसके बाद में हुआ क्या, एंड द लोअर वन, लेकिन जैसे उन्होंने धीरे से एक नोट बजाया, मतलब धीरे से उन्होंने एक मारा जैसे ड्रम में, तो जो लोअर वन था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, जैसे हल्का सा नोट रहता था, लोअर नोट रहता था, वो वेस्ट के डाउन तक फील होता था। और जैसे हायर ड्रम होता था, मतलब हायर ड्रम का जैसे हायर नोट आया, भाई साहब
कहां तक आया, वो इसके ऊपर तक आया। चलो इसके बाद यहाँ पे लिखा था एंड फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स नहीं माने, रॉन फॉब्स दड़ 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 लगे रहे। उन्होंने क्या करा कि भाई वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर दे रहे, रिपीट करते रहे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और तब जाकर एवलिन को ये पता चला दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब तो उन्हें जाकर ये पता चला कि वो सेंस कर सकती हैं अलग अलग नोट्स को, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में वो अलग अलग नोट को क्या कर सकती थी, फील कर सकती थी। अब जाकर यहां फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, और फिर उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा कि आई हैव लर्न्ड टू ओपन माय माइंड, आई हैड लर्न्ड टू ओपन माय माइंड, मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया क्या, अपने मस्तिष्क को खोलना, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, मैंने अपने मस्तिष्क को खोल लिया, अपनी बॉडी को खोल लिया, मतलब मैं हर साउंड को क्या कर सकती थी, फील कर सकती थी, और वो भी ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ हर बॉडी। क्लियर हो गया? इतना होने के बाद में एंड द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और जो भी कुछ बचा था, थोड़ा बहुत भी जो कुछ बच गया, वो उनके हार्डवर्क ने और उनकी डिटर्मिनेशन ने पूरा कर दिया। मतलब रॉन फॉब्स ने अपना 100% दिया, लेकिन 100% देने के बाद भी जो कुछ थोड़ा बहुत भी बच गया, वो उनकी डिटर्मिनेशन ने, उनके दृढ़ संकल्प ने, और तो और उनकी मेहनत ने बाकी सबको सफल बना दिया। और बस, तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि अब हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है वो अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले सिर्फ एक छोटा सा काम करना है बच्चों, कि यार ना कि वाइड व्यू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना है, भर भर के कमेंट करने हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं, तभी आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको इसका सेकंड पार्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? तब तक के लिए चाओ, बाय बाय, सी यू।